तैयार हैं। लेकिन डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन कि हम लोग गेट एकेडमी के चैनल पे हैं एंड आरआरबी जेई 2024 में 7,900 प्लस पोस्ट है। गेट एकेडमी का जो कोर्स है CBT 1 499 में अवेलेबल है, CBT 1 प्लस CBT 2 777 में अवेलेबल है। जैसे कि CBT 1 का एग्जामिनेशन कंडक्ट हो चुका है, जितने भी एग्जामिनेशन थे, जितने भी शिफ्ट में थे, सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज 18 तारीख है। तो अब बचता है CBT 2। CBT 2 में अगर आप एनरोल करते हैं तो जितने भी सब्जेक्ट मेंशन है CBT 2 में आरआरबी जेई के ऑफिशियल सिलेबस में, वो सारे के सारे सब्जेक्ट इमीडिएट बेसिस पे सारे वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जिसके कारण आपको फर्दर स्ट्रगल ना हो कोर्सेज को लर्न करने में, सब्जेक्ट्स को लर्न करने में, और आप अपने टाइम को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकें और स्टडी कर सकें। राइट। गेट 2027 का जो कोर्स है उसकी कोर्स प्राइस 5,555 रुपीज़ है। गेट 2025 का कोर्स 2,222 रुपीज़ में, 26 का कोर्स 3,333 रुपीज़ में एंड 27 का जो कोर्स है वो 5,555 रुपीज़ में अवेलेबल है। आरआरबी जेई, SSC जेई 777 में, कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम 777 में, ऑल स्टेट AE/JEE एग्जामिनेशन 777 में, स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन 555 कॉम्बो 999 में, ESC नॉन टेक्निकल जो कि UPSC का एग्जामिनेशन होता है, जिसमें ICT, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग और जो भी नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं वो आपको 777 में प्रोवाइड किए जाएंगे। गेट सब्जेक्ट वाइज एंड कॉम्बो कोर्सेज अवेलेबल हैं। उसके लिए आपको गेट एकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करनी होगी कि अगर आप केवल और केवल नेटवर्क में इंटरेस्ट रखते हैं या पावर सिस्टम में इंटरेस्ट रखते हैं या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं या इलेक्ट्रिकल मशीन्स में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, कंट्रोल सिस्टम में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर सिग्नल सिस्टम में इंटरेस्ट रखते हैं या EMT में इंटरेस्ट रखते हैं या माइक्रो प्रोसेसर में इंटरेस्ट रखते हैं, तो इंडिविजुअल बेसिस पे इन कोर्सेज में आप एनरोल कर सकते हैं। अदरवाइज आप कॉम्बिनेशन के साथ भी कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। उसके लिए आपको गेट एकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करनी होगी। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज डिटेल्स फॉर गेट 2025 कोर्स, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 333 में अवेलेबल है। गेट 2025 के लिए जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट 28, सब्जेक्ट वाइज बेसिक लेवल के टेस्ट 12, सब्जेक्ट वाइज एडवांस लेवल के टेस्ट 12, मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट 14, फुल लेंथ मॉक टेस्ट फॉर गेट एग्जामिनेशन 10 टेस्ट, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 76 है। तो इन 76 टेस्ट को अगर आप बेहतरीन तरीके से अटेम्प्ट करके प्रिपेयर कर लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं, तो इससे आपको अपने सिली मिस्टेक्स का पता चलेगा कि कहाँ पे आप सिली मिस्टेक्स कंडक्ट कर रहे हैं एंड कैलकुलेशन में कहाँ पे मिस्टेक्स हो रहे हैं, कौन से वीक एरिया है, आपको कहाँ पे और न्यूमेरिकल सॉल्व करने की ज़रूरत है, कहाँ पे और कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने की ज़रूरत है, कहाँ पे और थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत है। जो रैंकर्स हैं, टॉप रैंकर्स, उनके साथ अपने रिजल्ट्स को कंपेयर करने का मौका मिलेगा कि उन्होंने पर्टिकुलर क्वेश्चन को कितने टाइम में सॉल्व किया, आपने कितना टाइम डिवोट किया। इस तरीके से चीज़ों को एनालाइज करके धीरे धीरे रेक्टिफाई करते हुए आप अपने रैंक को बेस्ट पॉसिबल रैंक तक लेके जा सकते हैं। और गेट एकेडमी की जो टेस्ट सीरीज है 76 टेस्ट जो डिजाइंड है ऑफिशियल गेट पेपर के अकॉर्डिंग डिजाइन है। जैसे कि ऑफिशियल गेट पेपर में कभी भी कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट आपको गेट एकेडमी के टेस्ट सीरीज में देखने के लिए मिलेगा। एज पर द गेट स्टैंडर्ड यूनिक क्वेश्चन डिजाइन किए गए हैं यहाँ पे, जो कि आपके कॉन्सेप्ट को और भी ज्यादा बिल्डअप करने में हेल्प करेंगे आपका। जनरल एप्टीट्यूड का जो ई बुक है, क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड गेट के एग्जामिनेशन में 13 से 15 मार्क्स का वेटेज रखता है, जो कि एक अच्छा खासा वेटेज है। किसी भी टेक्निकल सब्जेक्ट से ज़्यादा वेटेज जनरल एप्टीट्यूड का देखने के लिए मिलता है। एप्टीट्यूड ई बुक का QR कोड स्क्रीन के सामने, इस QR कोड को अगर आप स्कैन करते हैं तो एप्टीट्यूड के ई बुक तक आप पहुंच जाएंगे, जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, स्पेशल एप्टीट्यूड, टोटल नंबर ऑफ पेजेस 521 है। और ये बुक 222 में आपको अवेलेबल है। और इस बुक की खास बात यह है कि इसमें 15 ईयर्स प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल है। राइट, शॉर्ट पॉसिबल सॉल्यूशन के साथ अवेलेबल है। ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, मैं रवि तिवारी, मास्टर्स इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव। और आज के इस इलेक्ट्रिकल मशीन के सेशन में
हम लोग हिस्टेरेसिस लॉसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। एज यू ऑलरेडी नो, प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने एडी करंट लॉसेस का डिस्कशन किया और जितने भी मिनिमाइजेशन टेक्निक थे वो सारे टेक्निक्स हम लोगों ने एनालिसिस किया, लैमिनेशंस प्रोवाइड किए मशीन्स में टू रिड्यूस एडी करंट लॉसेस। ये सारा डिस्कशन कंप्लीट किया। अब एडी करंट लॉसेस के डिस्कशन करने से पहले ही हम लोगों ने बीएच कर्व एनालिसिस किया था। वहां पे बीएच कर्व में कोई किसी भी स्टील कंडक्टर, जो कि स्टील का एक मटेरियल होता था, मैग्नेटिक मटेरियल, उसमें वाइंडिंग्स प्रोवाइड करते थे, वोल्टेज का इनपुट देते जाते थे और जिसके कारण उसके जो डाइपोल्स होते थे वो अलाइन होना चालू होते थे। स्टार्टिंग में सब डी अलाइन होते थे। जैसे जैसे आप वोल्टेज का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करते जाते थे, करंट का भी मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता चला जाता था। और एज पर द ऑरियर स्टेट, अगर आप किसी कंडक्टर में करंट इंजेक्ट कर रहे हैं तो करंट के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा कि वो कितना मैग्नेटिक फ्लक्स से डेवलप हो रहा है। As per the oriented statement is whenever what do we say, any current is existing in any conductor, current का इंजेक्शन हो रहा है अगर किसी भी कंडक्टर में, तो एक मैग्नेटिक फील्ड वो सेटअप कर लेते थे और उसका मैग्नेटिक फील्ड जो सेटअप करते थे उसका जो मैग्नीट्यूड होता था वो नॉट ओनली डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट बट ऑल्सो द नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स अगर आप अपने कंडक्टर में प्रोवाइड करते हैं तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होती थी वो बढ़ती चली जाती थी। तो ये सारा डिस्कशन हम लोगों ने बीएच कर्व में किया था। और वोल्टेज का इनपुट देते जाते थे 200 वोल्ट एक ऐसा वोल्टेज आता था जिसमें जितने भी स्टील के मटेरियल के डाइपोल्स अवेलेबल होते थे वो परफेक्टली अलाइन हो जाते थे। अब फर्दर हम लोग करंट का इंजेक्शन दे, वोल्टेज का इंजेक्शन दे, जिसके कारण करंट इंक्रीज हो, तो फ्लक्स फर्दर इंक्रीज नहीं होता। जब सैचुरेशन की स्टेट आ जाती है तो एक बार डाइपोल्स परफेक्टली अलाइन होने के बाद आप वोल्टेज का मैग्नीट्यूड फर्दर इंक्रीज करते जाइए तो वो और फर्दर अलाइन नहीं हो सकते हैं। एक लिमिट रहेगा, जब एक बार वो अलाइन हो गए उनके डाइपोल्स, आप वोल्टेज का इनपुट देते जाइए, फर्दर और उनको अलाइन नहीं किया जा सकता है। तो इसी के कारण ये नॉन लीनियरिटी को फॉलो करते हैं। जितने भी मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, फेरस रिलेटेड स्टफ हैं, वो बीएच कर्व को फॉलो करते हैं कि स्टार्टिंग में लीनियर कैरेक्टरिस्टिक शो करेंगे। जिस प्रोपोर्शन में आप करंट इंजेक्ट कर रहे हैं सेम प्रोपोर्शन में फ्लक्स का भी डेवलपमेंट होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप होती चली जाएगी। लेकिन नी पॉइंट आने के बाद जो स्ट्रेट लाइन से कैरेक्टरिस्टिक इसका डाइवर्टेड होना चालू हो जाता था और डाइवर्टेड होने की वजह से जितना करंट हम लोग इंजेक्ट कर रहे हैं उतना अमाउंट में फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड सेटअप नहीं होता था। मैग्नेटिक फील्ड उसे अमाउंट में करंट के मैग्नीट्यूड के हिसाब से फिर वेरी करना, मतलब ये जो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, ये फॉलो नहीं होता था और ये नॉन लीनियर बिहेवियर के कारण स्ट्रेट लाइन से टिल्ट होते जाती थी, डाइवर्टेड होते जाती थी। अब एक स्टेट ऐसा आता था कि करंट आप इंजेक्शन करते जाइए लेकिन फ्लक्स इंक्रीज करता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करता है। स्मॉल करंट फ्लक्स का डेवलपमेंट होता रहेगा जब तक आप करंट इंक्रीज कर रहे हैं। हम लोग परफेक्टली कांस्टेंट शो नहीं कर सकते हैं बीएच कर्व का जो कैरेक्टरिस्टिक है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। अगर आप कांस्टेंट स्लो कर देते हैं सैचुरेशन को कि आप करंट इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन फ्लक्स थोड़ा सा भी इंक्रीज नहीं हो रहा है तो वो रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक है। थोड़ा सा इंक्रीमेंट होता जाता है लेकिन सेम प्रोपोर्शन में नहीं होता जो कि स्टार्टिंग में होता जाता था। तो ये जो है नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक एनालाइज किए थे। फिर जब वोल्टेज का रिडक्शन करना चालू करते थे, 200 वोल्ट से रिड्यूस करना चालू करते थे अपने वोल्टेज लेवल को, तो जब रिड्यूस करना जैसे 100 में आ गए, 100 में आ गए, 50 में आ गए, फिर जीरो में जब आते थे कि जीरो वोल्टेज इंजेक्ट किए हैं जिसके कारण करंट भी जीरो इंजेक्शन है। करंट का इंजेक्शन जब कॉपर कंडक्टर में जीरो है लेकिन उसके बावजूद जो है सब मैग्नेटिज्म एग्जिस्ट करता था, जैसे कि स्क्रू ड्राइवर में होता है। स्क्रू ड्राइवर के निब को अगर आप स्क्रू के पास ले जाइए तो ऑटोमेटिकली वो अट्रैक्ट कर लेता है। बिकॉज ऑफ दिस प्रिंसिपल ओनली व्हाट डू वी से, रिटेंटिविटी, इसी प्रॉपर्टी की वजह से, रिटेंटिविटी की वजह से वो अट्रैक्शन कर लेता है। क्या वो उसमें मैग्नेट फिट है जिसके कारण वो स्क्रू को अट्रैक्ट कर रहा है? नहीं, मैग्नेट्स वगैरह नहीं होते हैं। वो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म के कारण जो है, रेसिडुअल प्रॉपर्टी के कारण अपने वो स्क्रूज को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता था। स्क्रू ड्राइवर में आपने देखा होगा कि स्क्रू ड्राइवर के नीब को आप ले जाइए स्क्रू के पास तो ऑटोमेटिकली वो अट्रैक्ट कर लेता था, इसी रेसिडुअल मैग्नेटिज्म के कारण। कि आप जीरो करंट का इंजेक्शन दिए हो उसके बावजूद सम मैग्नेटाइजेशन वो शो कर रहा है, कुछ ना कुछ परफेक्टली उसके डाइपोल जो है डी अलाइन नहीं हुए। जीरो वोल्ट आपने पहले स्टार्टिंग में आपने जब 200 तक
इंजेक्शन किया, 200 वोल्ट तक गए, 200 वोल्ट तक जब गए तो करंट जिसके कारण फ्लो हुआ, जिसके कारण डाइपोल्स अलाइन होना चालू हुए, तो परफेक्टली अलाइन हो गए थे 200 वोल्ट। लेकिन जब रिड्यूस करके 0 वोल्ट में फर्दर आप आएंगे तो 0 वोल्ट में आने के बावजूद जो है कुछ ना कुछ डाइपोल्स, एन पोल ये है तो एस पोल ये है, तो जितने भी डाइपोल्स हैं उनका जो कुछ ना कुछ डाइपोल्स का डायरेक्शन एन की तरफ रहेगा और एस की तरफ रहेगा, इस तरीके से रहेगा। परफेक्टली वो डी अलाइन नहीं होंगे कि एन पोल एस पोल में परफेक्टली अलाइन हो गए थे इस तरीके से, अब ये इस तरीके से हो जाएंगे 0 वोल्ट पे, इस तरीके से हो जाएंगे, इस तरीके से, इस तरीके से। अभी भी कुछ ना कुछ स्मॉल एन पोल इधर रहेगा, स्मॉल एस पोल इधर रहेगा। परफेक्टली वो डी अलाइन नहीं होंगे कि इस तरफ थे डाइपोल्स अलाइन हो गए थे अब इस डायरेक्शन में हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो कुछ ना कुछ वो मैग्नेटिज्म शो करेंगे इवन यू आर नॉट गिविंग एनी करंट, कोई करंट इंजेक्ट नहीं किए हैं उसके बावजूद। तो इस रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, इसको हम लोग बोलते थे, इसी प्रॉपर्टी को रिटेंटिविटी कहते थे। अब उस मैग्नेटिज्म को जीरो पे लाने के लिए हम लोगों को नेगेटिव करंट का इंजेक्शन देना पड़ता था। नेगेटिव करंट इंजेक्शन देने की वजह से वो डिफरेंट डायरेक्शन में, फिर ये सारा एनालिसिस हम लोगों ने BH कर्व में कर रखा है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग BH कर्व की इस प्रॉपर्टी को ही, इसी के कारण जो लॉसेस डेवलप होते हैं मशीन्स में अलाइन डी अलाइन होने के कारण, और मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए आप डीसी इनपुट, डीसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं, लेकिन अब अपने कोर ऑफ द इलेक्ट्रिकल मशीन में जो वाइंडिंग्स प्रोवाइड करते हैं उसमें अल्टरनेटिंग ट्रांसफार्मर के ही प्राइमरी साइड में अल्टरनेटिंग सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स आप कनेक्ट करते हैं, जिसके कारण अल्टरनेटिंग नेचर में उनके डाइपोल्स अलाइन डी अलाइन होना चालू होते हैं। मतलब जीरो जो फ्लक्स का डेवलपमेंट है इनसाइड दी योर स्टील कंडक्टर के इनसाइड में, ये एन पोल जीरो, पॉजिटिव मैक्सिमम जीरो, नेगेटिव मैक्सिमम जीरो, इस तरीके से अल्टरनेटिंग बिहेवियर फ्लक्स का रहता है, कांस्टेंट फ्लक्स नहीं रहते हैं। तो उनके पोल्स जो है स्टील का अगर कंडक्टर है आपके पास, तो एन पोल कुछ यहाँ पे रहेगा, फिर एस पोल ये हो जाएगा, फिर ये एस पोल बन जाएगा, ये एन पोल। इस तरीके से अगर अल्टरनेटिंग करंट आप इंजेक्ट करते हैं अपने मटेरियल में, तो उनका जो फॉर्मेशन है पोल्स का वो भी अल्टरनेटिंग नेचर का होगा। इसीलिए परफेक्ट मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए हम लोग डीसी इनपुट देते हैं, नहीं कि ना कि एसी इनपुट देते हैं। तो ये सारे डिस्कशन की वजह से हम लोगों को ये डबल वैल्यूड BH नेचर की वजह से हम लोगों को ये समझ में आया था कि अगर फेजर डायग्राम के एनालिसिस करें तो फ्लक्स अगर यहाँ पे है तो E1 इज इक्वल्स टू माइनस E1 इज इक्वल्स टू V1, अगर यहाँ पे E2 वगैरह मैंने शो नहीं किया है। तो जो नो लोड करंट ऑफ द ट्रांसफार्मर, आपको ये भी जानकारी है कि इन ऑर्डर टू सेट अप साइनसोइडल फ्लक्स इन द कोर बिकॉज ऑफ द नॉन लीनियरिटी ऑफ द मशीन और मैग्नेटिक कोर की नॉन लीनियरिटी के कारण साइनसोइडल फ्लक्स के डेवलपमेंट के लिए कोर में हम लोगों को नेसेसरी है साइनसोइडल फ्लक्स, क्योंकि फ्लक्स साइनसोइडल रहेगा तभी तो इंड्यूस्ड EMF साइनसोइडल रहेगा। और साइनसोइडल EMF क्यों जरूरी है? बिकॉज अगर आप इंडक्शन मोटर कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए साइनसोइडल जरूरी है, साइनसोइडल वेवफॉर्म जरूरी है इनपुट देने के लिए, वोल्टेज इनपुट देने के लिए। अगर साइनसोइडल नहीं देंगे, अदर देन साइनसोइडल देंगे, तो जो मशीन का शाफ्ट जो है उसका रोटेशन में जर्क होगा, जीरो, मतलब ये अपने पोजीशन से इस तरीके से जर्क के साथ रोटेट करेगी, स्मूथली रोटेशन नहीं होगा, स्मूथ रोटेशन नहीं होगा। तो इसी वजह से हम लोग साइनसोइडल डेवलप करने की कोशिश करते हैं। और इन ऑर्डर टू सेट अप साइनसोइडल फ्लक्स इन द कोर, द नो लोड करंट ऑफ द ट्रांसफार्मर इज पीकी साइनसोइड। पीकी साइनसोइड ट्रांसफार्मर आपका सोर्स से ड्रॉ करेगा इन ऑर्डर टू सेट अप साइनसोइडल फ्लक्स इन द कोर बिकॉज ऑफ द नॉन लीनियरिटी। ये डिस्कशन हुआ था नॉन लीनियरिटी का। फिर BH कर्व में हम लोगों ने एनालिसिस किया डबल वैल्यूड BH नेचर के कारण, जो ये पीकी साइनसॉइड का होगा, फिर विथ डोमिनेंट ट्रिपल एन हार्मोनिक बिकॉज ऑफ द नॉन लीनियरिटी। अब डबल वैल्यूड BH नेचर के कारण हम लोगों ने एनालिसिस किया था कि जो नो लोड करंट ऑफ द ट्रांसफार्मर होगा, फंडामेंटल कंपोनेंट की अगर एनालिसिस करें तो वो स्मॉल हिस्टेरेटिक एंगल के साथ लीड करता था फ्लक्स से। ये एनालिसिस हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में कर लिया है। तो ये फ्लक्स है अगर, तो no load current of the transformer, fundamental component of no load current of the transformer because of the hysteretic property के कारण स्मॉल एंगल जो कि अल्फा हिस्टेरेटिक एंगल जिसको हम लोग बोलते हैं, इससे लीड करता था। अगर एनालिसिस से आपको इसकी फिर से जानकारी चाहिए, आपने एनालाइज नहीं किया तो वो सेशन पहले एनालाइज कर लीजिए, तब ये सेशन कंटिन्यू करिए। तो हिस्टेरेसिस प्रॉपर्टी के कारण ये स्मॉल एंगल अल्फा से लीड करता था फ्लक्स से।
अब हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में एडी करंट्स का डिस्कशन किया कि एडी करंट्स को किस तरीके से मॉडल करते थे, उसका फेजर डायग्राम ड्रॉ किया था। तो आई अगर इस तरफ था तो प्राइमरी साइड में रिफ्लेक्शन एडी करंट जो होता था आई डैश से हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया हुआ है, प्रीवियस सेशन में आप जाके देख सकते हैं। तो एडी करंट्स को इस तरीके से हम लोगों ने फेजर लेंथ से रिप्रेजेंट किया, और जो कि प्राइमरी में आपका नो लोड करंट, फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट ऑफ द ट्रांसफार्मर है, वो हिस्टेरेटिक करंट जो है और एडी करंट है, इन दोनों के समीशन फेजर एडिशन करने के बाद हम लोगों को फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट मिलता था, जो कि सोर्स जो वोल्टेज है V1 है या फिर V1 के कारण जो E1 का डेवलपमेंट हो रहा है उससे, जो कि करंट है आपके कंडक्टर में, कॉपर कंडक्टर में प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द ट्रांसफार्मर में फ्लो कर रहा है, उन दोनों के बीच में जो एंगल होता था उसको हम लोग थीटा नॉट बोलते थे, बिकॉज अभी इस कंडीशन में मशीन आपकी लोडेड नहीं है, ट्रांसफार्मर लोडेड नहीं है, अनलोडेड कंडीशन में हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये फेजर डायग्राम होता है हमारे हिस्टेरेसिस लॉस में। अब इसको हम लोग फर्दर एनालिसिस करें कि अगर लॉसेस हम लोगों को फाइंड आउट करनी है, हिस्टेरेसिस लॉसेस, तो लॉसेस किस तरीके से आप लोगों ने मेजरमेंट में वॉट मीटर की रीडिंग वगैरह मेजर करना सीखा होगा, तो वहां से हम लोगों को ये पता है कि जो भी पावर हम लोगों को चाहिए रहता है, पावर इज नथिंग बट वोल्टेज मल्टीप्लाइड विद करंट एंड द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो वोल्टेज ये है आपका, और करंट क्या है, नो लोड करंट, बिकॉज ऑफ द हिस्टेरेटिक प्रॉपर्टी, हिस्टेरेसिस लॉस के कारण हम लोगों को ये लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस एनालाइज कर रहे हैं। तो ये जो वोल्टेज है V1 या फिर माइनस E1, V1 और ये V1 E1 के बीच में क्या डिफरेंस रहता है, हम लोग जब एनालिसिस करेंगे एक आध सेशन के बाद हम लोग इस चीज का भी एनालिसिस करेंगे, तो डोंट वरी अबाउट दैट। तो V1 क्या है, V1 और I01 बिकॉज ऑफ द हिस्टेरेटिक, क्योंकि हिस्टेरेसिस लॉस है, तो I01 फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट बिकॉज ऑफ द हिस्टेरेटिक, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है उसमें कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन दीज टू, वोल्टेज ये है और ये करंट है बिकॉज ऑफ द हिस्टेरेसिस, रेड पेन से जो मैंने शो किया हुआ, इन दोनों के बीच का जो एंगल है, अब ये अगर अल्फा है और ये थीटा नॉट है, तो ये जो एंगल बनेगा इसको हम लोग 90 माइनस अल्फा कह सकते हैं। ये अगर अल्फा है तो ये जो अपोजिट एंगल है इसका, ये 90 माइनस अल्फा होगा, तो 90 माइनस अल्फा से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो हिस्टेरेटिक लॉस को फाइंड आउट करने का ये इक्वेशन हम लोगों को मिल जाता है। अब आपको ये भी पता होगा कि हमारे पास कोई ऐसा कंडक्टर अवेलेबल नहीं है, ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल अवेलेबल नहीं है जो कि इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर हो। इसकी मटेरियल्स की भी डिस्कशन हम लोग साइमल्टेनियसली करते आ रहे हैं कि कहाँ पे कौन सा मटेरियल हम लोग यूज करते हैं। तो मैग्नेटिक कोर का जो डेवलपमेंट होता है कंस्ट्रक्शन के लिए, कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर के डेवलपमेंट के लिए हम लोगों को मैग्नेटिक मटेरियल, कोई ऐसा मटेरियल हो जो कि मैग्नेटिज्म को फॉलो करता हो, लाइक फेरस रिलेटेड स्टफ हो, और उसकी रिलेटिव परमेबिलिटी हाई हो। रिलेटिव परमेबिलिटी हाई होने का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या हो जाएगा अगर रिलेटिव परमेबिलिटी हाई है, तो रिलेटिव परमेबिलिटी अगर हाई है तो स्मॉल करंट के इंजेक्शन से ही सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फ्लक्स डेवलप किया जा सकता है आपकी मशीन में। और अगर रिलेटिव परमेबिलिटी अगर हाई नहीं है, 1 या फिर 10 20 इस तरीके से है अगर, और वैल्यू लेस है अगर रिलेटिव परमेबिलिटी की, तो आप करंट का मैग्नीट्यूड आपको बढ़ाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू सेट अप द व्हाट डू वी से सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फ्लक्स इन द कोर, इजंट इट। तो मैग्नेटिक मटेरियल जो हम लोगों को कोर के मैन्युफैक्चरिंग के लिए चूज करना है, वो कोई मैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए। कोर का जो मटेरियल है वो मैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए। तो हमारे पास कोई ऐसा मटेरियल अवेलेबल नहीं है जो कि मैग्नेटिक मटेरियल हो और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर हो। जितने भी मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, ऑल मैग्नेटिक मटेरियल्स आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। जैसे कि मैग्नेटिक मटेरियल में आयरन की बात करिए, फेरस रिलेटेड स्टफ की बात करिए, आयरन की अगर हम लोग बात करते हैं तो आयरन एक मैग्नेटिक मटेरियल है, प्लस आयरन एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी है। अब अगर कॉपर की हम लोग बात करते हैं तो कॉपर एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन ये एक मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। हम लोगों को क्या चाहिए, मैग्नेटिक मटेरियल चाहिए। तो मैग्नेटिक मटेरियल, और आइडियली हम लोग अगर बात करें तो मैग्नेटिक मटेरियल ऐसा होना चाहिए हमारे पास कि वो मैग्नेटिक मटेरियल हो और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर हो। अगर वो ऐसा कोई मटेरियल हमारे पास अवेलेबल रहता कि वो मैग्नेटिक मटेरियल हो और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर हो, अगर ऐसी अवेलेबिलिटी रहती हमारे पास, तो हम लोग एडी करंट लॉसेस जो हो रहे हैं हमारे मशीन में उसको कंप्लीटली एलिमिनेट कर सकते थे। क्योंकि एडी करंट लॉसेस
को हम लोगों ने रेजिस्टेंस से मॉडल किया था, आरई से मॉडल किया था। और एडी करंट लॉसेस कहाँ पे हो रहे थे? कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर में हो रहे थे। उसका रीजन क्या था? दो रीजन थे वहां पे ईएमएफ के इंड्यूस्ड होने का। दो रीजन था, हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में एनालाइज किया। फर्स्ट कि वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, एंड द सेकंड वो मैग्नेटिक चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस कर रहा है। अगर ये दोनों चीजें होती हैं तो एज पर द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वोल्टेज विल बी बिल्ड अप और डेवलप होगा वहां पे वोल्टेज। तो एडी करंट लॉसेस हम लोगों को अगर नहीं चाहिए तो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर यूज करना पड़ेगा। और अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर यूज करते हैं तो सपोज करिए वुड यूज कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, जिसकी जो कि एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल मतलब रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू 1 है। और जब रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू 1 है मतलब बहुत कम है, 1 है, तो रिलेटिव परमेबिलिटी अगर मटेरियल का कम है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, तो सपोज करिए कि सारा गैप ही अवेलेबल है, कोई मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। जैसे कि हम लोग स्मॉल एयर गैप अगर ट्रांसफार्मर में प्रोवाइड करते थे तो उसमें सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्स के डेवलपमेंट के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट आपको सोर्स से ट्रांसफार्मर ड्रॉ करता था और मैग्नीट्यूड ऑफ करंट बढ़ाना पड़ जाता था इन ऑर्डर टू डेवलप व्हाट डू वी से सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फ्लक्स इन द कोर। तो आपका जितना अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल रहेगा उतना कम करंट लगेगा आपके मैग्नेटिक फील्ड के डेवलपमेंट के लिए। अगर आप वुड यूज करते हैं जो कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, जो करंट आपको इंजेक्ट करना पड़ेगा बहुत हाई कैपेसिटी में करंट आपको इंजेक्ट करना पड़ेगा। और अगर करंट की कैपेसिटी हाई है मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर भी बहुत बड़ा होगा। तो हम लोग अगर मैग्नेटिक मटेरियल यूज ना करें तो ट्रांसफार्मर की या फिर इलेक्ट्रिकल मशीन्स की इमेजिनेशन ही हम लोग नहीं कर सकते हैं। और ऐसी मशीन्स केवल लेबोरेटरी में देखने के लिए अवेलेबल रहती, लेबोरेटरी में ही केवल अवेलेबल रहती। प्रैक्टिकली हम लोग एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर यूज नहीं कर सकते थे और हमारे कंज्यूमर्स को सप्लाई नहीं कर सकते थे, क्योंकि इनका मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं किया जा सकता था अगर मैग्नेटिक मटेरियल्स हमारे पास अवेलेबल नहीं थे रहते और रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल हमारे पास अवेलेबल नहीं रहती। रिलेटिव परमेबिलिटी हम लोगों को हाई प्रीफर करना पड़ता है। हाई प्रीफर करने की वजह से अगर रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू 20,000 25,000 के आसपास है तो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ करंट मतलब करंट का मैग्नीट्यूड उतना हाई नहीं रहेगा फॉर द सेम अमाउंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फ्लक्स इन द कोर। फ्लक्स के डेवलपमेंट के लिए सिग्निफिकेंट अमाउंट के लिए जो करंट आपका ट्रांसफार्मर ड्रॉ करेगा उसका मैग्नीट्यूड कम रहेगा अगर आपकी मैग्नेटिक मटेरियल की परमेबिलिटी हाई है। और अगर मैग्नीट्यूड ऑफ करंट लेस है मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर जो हम लोग डिजाइन कर रहे हैं उसका भी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर भी लेस है, मतलब कि कॉस्ट ऑफ द मशीन। अगर इस कंडक्टर की जगह इस क्रॉस सेक्शन के कंडक्टर की जगह मैं इस क्रॉस सेक्शन का कंडक्टर यूज करूं तो ऑब्वियसली जो वॉल्यूम ऑफ कॉपर रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कॉपर रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा तो करंट की कैपेसिटी बढ़ जाएगी जिसके कारण वॉल्यूम ऑफ कॉपर कंडक्टर बढ़ जाएगा, मतलब कॉस्ट ऑफ द मशीन बढ़ जाएगी। कॉस्ट ऑफ द मशीन बढ़ जाएगी तो फिजिबल नहीं रहेगा हमारे लिए कि उस मशीन्स को हम लोग इजीली लेस कॉस्ट में कंज्यूमर्स के लिए प्लेस कर सकें और उनको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकें। इलेक्ट्रिसिटी का जो चार्जेस हैं वो कंज्यूमर्स को ज़्यादा पे करना पड़ेगा, मेंटेनेंस चार्जेस ज़्यादा होंगे और इंस्टॉलिंग चार्जेस ज़्यादा होंगे, ये सारे चार्जेस होंगे जिसके कारण इजीली कंज्यूमर्स तक इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं हो पाएगी। इजंट इट? तो परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चूज करना रहता है। हमारे पास कोई ऐसा मटेरियल अवेलेबल नहीं है कि जो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर हो और मैग्नेटिक मटेरियल हो। अगर ऐसा होता तो एडी करंट लॉसेस हमारे पास नहीं होते, क्योंकि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन केवल और केवल कंडक्टर्स के लिए डिफाइंड है, इंसुलेटर्स के लिए डिफाइंड नहीं है। कंडक्टर्स में ही केवल इंड्यूस्ड होता है ईएमएफ, इंसुलेटर्स में नहीं होता है। तो बिकॉज ऑफ द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ योर मैग्नेटिक मटेरियल विच इज इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, अवेलेबिलिटी नहीं है इसकी हमारे पास, इसीलिए हम लोगों को मैग्नेटिक मटेरियल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर यूज करना पड़ता है। और अगर आपका मैग्नेटिक मटेरियल इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है तो उस इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में ईएमएफ का इंड्यूस होगा क्योंकि वो एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। एंड द सेकंड थिंग इज वो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड को कोर में एक्सपीरियंस कर रहा है जिसके कारण फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण
ऑटोमेटिकली। और अगर आपका जो मैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नेटिक मटेरियल में BH कैरेक्टरिस्टिक वो फॉलो करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक मटेरियल क्या है, आयरन है। आयरन एक नॉन लीनियर मटेरियल है, नॉन लीनियरिटी को फॉलो करेगा, है ना। नॉन लीनियरिटी आयरन में होती है, जिसके कारण BH कर्व वगैरह को वो फॉलो करेगा, तो हिस्टेरेसिस लॉस उसमें एग्जिस्ट करेगा। एंड बाय डिफॉल्ट हिस्टेरेसिस लॉस के साथ साथ एडी करंट लॉसेस भी साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि जितने भी मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं वो एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है तो उसमें एडी करंट लॉसेस होंगे। तो बाय डिफॉल्ट अगर आपके पास बिकॉज ऑफ द हिस्टेरेसिस या एंगल अल्फा से लीड कर रहा है, तो बाय डिफॉल्ट एडी करंट भी एग्जिस्ट करेगा, जिसके कारण इन दोनों का समेशन आई नॉट 1 शो करेगा। और पी की साइनसॉइड होता है ओरिजिनल करंट आई नॉट, ये क्या है, फंडामेंटल कंपोनेंट है, इसीलिए साइनसॉइड होगा, इसीलिए हम लोगों ने फेजर डायग्राम में इसको ड्रॉ किया है, क्योंकि अदर देन साइनसॉइड हम लोग फेजर डायग्राम में ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। और ये थीटा होगा, ये सारी चीजें हैं। नाउ द थिंग इज, ये इक्वेशन हमारे लिए बेनिफिशियल है कि नहीं, इसके हेल्प से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं हिस्टेरेसिस लॉस, नहीं कर सकते हैं। द रीजन इज कि जो ये आई नॉट 1H है, इसकी पर्टिकुलर वैल्यू हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ये अल्फा है, इसकी पर्टिकुलर वैल्यू हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो करंट है जहां पे जिस मटेरियल में एग्जिस्ट करेगा, ऑटोमेटिकली IE डैश भी एग्जिस्ट करेगा, IE डैश ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज ऑल मैग्नेटिक मटेरियल में हिस्टेरेसिस लॉस होगा, एंड ऑल मैग्नेटिक मटेरियल्स आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। ऑल मैग्नेटिक मटेरियल्स आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। तो जिस मटेरियल में हिस्टेरेसिस लॉस हो रही है उसमें बाय डिफॉल्ट साइमल्टेनियसली एडी करंट लॉसेस भी होंगे। तो ये फेजर लेंथ जो है वो सेपरेट हम लोग को नहीं मिल सकता है, इस फेजर लेंथ के साथ इनका एडिशन साइमल्टेनियसली मिलेगा, जिसके कारण इंडिविजुअली हम लोग आई नॉट 1H की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। और अगर आई नॉट 1H की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं तो ये इक्वेशन हमारे लिए यूजलेस है। और अल्फा की भी वैल्यू हम लोग इंडिविजुअली फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि ये करंट जहां पे एग्जिस्ट करेगा साइमल्टेनियसली IE डैश भी एग्जिस्ट करेगा, और इन दोनों का फेजर एडिशन आई नॉट 1 देगा। अगर यहाँ पे आई नॉट 1 रहता, फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट, तो हम लोग फेजर एडिशन करके ये वैल्यूज निकाल सकते थे। आई नॉट 1 की वैल्यू हम लोगों को पता चल जाती है और हम लोग इस इक्वेशन के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन हिस्टेरेसिस लॉस कैलकुलेट करने के लिए आई नॉट 1H की जरूरत है हम लोगों को, बिकॉज ऑफ द हिस्टेरेटिक दिस फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। और इसकी सेपरेटली हम लोग वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि जितने भी हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल्स अवेलेबल हैं वो सारे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स हैं। तो ये इक्वेशन जो हम लोगों ने डिराइव किया इस फेजर कॉन्सेप्ट के थ्रू, तो ये हमारे लिए यूजलेस है, हम लोग इसका यूज नहीं कर सकते। द मोमेंट वी हैव हिस्टेरेसिस लॉस साइमल्टेनियसली एडी करंट लॉसेस आल्सो एग्जिस्ट, because all magnetic materials are electrical conductors. Therefore, I naught 1H and alpha cannot find specifically या फिर separately हम लोग इनकी values find out नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ पे हिस्टेरेसिस लॉस हो रहा है वहाँ पे what do we say एडी करंट लॉसेस भी साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करेंगे। मशीन्स में हम लोगों ने एनालिसिस किया था कि आयरन इज अ मैग्नेटिक मटेरियल, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। कॉपर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, हम लोगों को क्या चाहिए, मैग्नेटिक मटेरियल, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर क्यों होना चाहिए, अगर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर हो जाएगा तो एडी करंट लॉसेस कंप्लीटली हम लोग एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होगा तो एज पर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन उसमें वोल्टेज का बिल्डअप नहीं होगा, ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। और अगर ईएमएफ एडी इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा, जिसके कारण वो एडी करंट्स फ्लो नहीं कराएगा, एडी करंट फ्लो नहीं करेंगे तो अननेसेसरली लॉसेस नहीं होंगे, जिसको हम लोग एडी करंट लॉसेस बोलते थे। तो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स और मैग्नेटिक मटेरियल की अवेलेबिलिटी नहीं है हमारे पास। वुड की यूज करें तो वुड इज अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, हम लोगों को मैग्नेटिक मटेरियल चाहिए और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, लेकिन ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। एज अ कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर हम लोग वुड प्रीफर नहीं कर सकते, कॉपर प्रीफर नहीं कर सकते क्योंकि एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, आयरन प्रीफर कर सकते हैं क्योंकि एक मैग्नेटिक मटेरियल है। और हम लोगों को आइडियली चाहिए कि मैग्नेटिक मटेरियल हो, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर हो, लेकिन आयरन एक ऐसा मटेरियल जो मैग्नेटिक मटेरियल है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी है। फोर्सफुली हम लोगों को आयरन के साथ जाना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास ऐसी अवेलेबिलिटी नहीं है मटेरियल की कि जो मैग्नेटिक मटेरियल हो, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर हो। Magnetic material and electrical insulator is not available because all magnetic materials are electrical conductor. ये analysis आपको पता चल गया। Now in the second slide, if we analyze
तो यहाँ पे मैं सम सेट ऑफ इक्वेशन लिख रहा हूँ, ये दोनों इक्वेशंस आपको याद कर लीजिए, बेहतरीन रहेगा, क्योंकि अगर इसका डेरिवेशन करें तो अननेसेसरली हम लोगों को कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे और उस डेरिवेशन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, किसी भी इंटरव्यूअर के द्वारा वो डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा या फिर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछा जाएगा। तो हिस्टेरेसिस लॉस जो होता है वो डिपेंड करता है कि बीएच लूप आप अगर एनालिसिस करिए तो इसका जो एरिया ऑफ बीएच है, सपोज करिए ये एरिया ऑफ बीएच है, बीएच कर्व का जो एरिया है उस पर डिपेंड करेगा। सपोज करिए कि ये जो स्मॉल एरिया है बीएच कर्व का, रेड पोर्शन से जितना भी मैंने शो किया हुआ है ये स्मॉल एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ब्लैक पोर्शन है वो उसका एरिया लार्ज है। सिमिलरली इस केस में अगर इस कैरेक्टरिस्टिक में एनालाइज करें तो रेड वाला जो ग्राफ है बीएच कर्व जो है उसका एरिया ऑफ बीएच ज्यादा है, ब्लैक वाले का एरिया ऑफ बीएच कम है। तो एरिया ऑफ बीएच के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि एरिया ऑफ बीएच अगर आप अपने मटेरियल का बढ़ाते चले जाइए, कोई ऐसा मटेरियल यूज करिए जिसका बीएच कर्व जो है वो उसका एरिया ज्यादा हो, तो वैसे मटेरियल्स में अगर एरिया ज्यादा है तो हिस्टेरेसिस लॉसेस भी ज्यादा होंगे बाय डिफॉल्ट। वॉल्यूम ऑफ आयरन पे डिपेंड करेगा कि वॉल्यूम ऑफ आयरन अगर आप इतना आयरन यूज किए तो हिस्टेरेसिस लॉस भी कम होगा, और अगर इससे ज्यादा यूज कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ द आयरन बढ़ाते चले जा रहे हैं, ज्यादा आयरन यूज कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हिस्टेरेसिस लॉसेस भी इंक्रीज होंगे। फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करेगा, अगर फ्रीक्वेंसी अगर आप इंक्रीज करते चले जाइए तो हिस्टेरेसिस लॉसेस भी इंक्रीज होते चले जाएंगी, isn't it? और रिड्यूस करते चले जाइए तो हिस्टेरेसिस लॉसेस भी रिड्यूस होते चले जाएंगे। अब एरिया ऑफ बीएच, एरिया ऑफ फाई आई से हम लोग इक्वेट कर सकते हैं, और एरिया ऑफ फाई आई जहां पे यूज करेंगे हम लोग वहां पे वॉल्यूम ऑफ आयरन हम लोगों को यूज नहीं करना है, केवल यहाँ से फ्रीक्वेंसी वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये दोनों इक्वेशंस आपको याद रखनी है, एरिया ऑफ बीएच मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ आयरन इनटू फ्रीक्वेंसी, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ आयरन से हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, एरिया ऑफ फाई आई इनटू फ्रीक्वेंसी करेंगे डायरेक्ट, वॉल्यूम ऑफ आयरन हम लोग नहीं मल्टीप्लाई करेंगे एरिया ऑफ फाई आई जहां यूज करते हैं। तो ये दोनों इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है, इनसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, तो ये दोनों इक्वेशंस आपको माइंड में रखने की जरूरत है। तीसरा इक्वेशन हम लोगों ने जो प्रीवियस स्लाइड में डिराइव किया, v इंटू आई नॉट 1h cos 90 माइनस अल्फा, ये इक्वेशन, तो ये तीन इक्वेशन हमारे पास आते हैं। ये जो लास्ट वाला इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन तो हमारे लिए यूजलेस है, क्योंकि आई नॉट 1h सेपरेटली और अल्फा हम लोग सेपरेटली फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, जबकि जो फर्स्ट इक्वेशन हम लोगों ने लिखा हुआ है वहां पे एरिया ऑफ बीएच की बात कर रहे हैं। तो एरिया ऑफ बीएच की अगर हम लोग बात करें तो एरिया ऑफ बीएच एक डिफाइंड कर्व नहीं है, किसी भी मटेरियल का एक डिफाइंड कर्व नहीं है। डिफाइंड कर्व का इन द सेंस कि ट्रायंगुलर नेचर का नहीं है, रेक्टेंगुलर नेचर का नहीं है, सर्कुलर नेचर का नहीं है, जिसका पाई आर स्क्वायर से एरिया हम लोग इक्वेट करके फाइंड आउट कर लें एरिया की वैल्यू। ये एक अनडिफाइंड कर्व है, अनडिफाइंड कर्व है जिनकी लिमिट्स भी हम लोगों को पता नहीं है, जिसके कारण इंटीग्रेशंस के हेल्प से भी इसकी एरिया फाइंड आउट नहीं की जा सकती है, अनडिफाइंड कर्व है। तो एरिया ऑफ बीएच फाइंड आउट नहीं किया जा सकता है, इसलिए अगेन ये जो इक्वेशन हम लोगों ने लिखा है वो यूजलेस है हमारे लिए, फर्स्ट वाला इक्वेशन यूजलेस है। अब एरिया ऑफ बीएच भी नहीं पता है, एरिया ऑफ फाई आई भी नहीं पता है, क्योंकि एरिया ऑफ फाई आई बी को हम लोग फाई से डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट कर सकते हैं, एच को आई से कर सकते हैं। तो अगर एरिया ऑफ बीएच भी नहीं पता है तो एरिया ऑफ फाई आई ऑब्वियसली हम लोगों को नहीं पता है, जिसके कारण हम लोगों के पास ये तीनों इक्वेशंस जो हमारे पास आए वो यूजलेस हैं, हम लोग इसकी हेल्प से हिस्टेरेसिस लॉस कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब जो तीनों इक्वेशंस हम लोगों ने एनालाइज किया ये हमारे लिए यूजलेस हो गया कि इसके हेल्प से हम लोग हिस्टेरेसिस लॉस एनालाइज नहीं कर सकते। तब क्या करें हम लोग, अब हम लोग नहीं एनालाइज कर सकते इन तीनों इक्वेशंस के हेल्प से, तो हम लोगों को कुछ डिफरेंट मैकेनिज्म फॉलो करना पड़ेगा और कुछ डेवलप करना पड़ेगा, तभी ना हम लोग हिस्टेरेसिस लॉस को कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो इनका कैलकुलेशन ही पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इन तीनों इक्वेशंस के हेल्प से नहीं कर सकते हैं, तो हम लोगों के पास जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक एम्पेरिकल फॉर्मूला डेवलप किया। एम्पेरिकल फॉर्मूला किन फॉर्मूला को कहा जाता है? एम्पेरिकल फॉर्मूला उन फॉर्मूला को कहा जाता है जिसमें वो डिफरेंट मटेरियल लेके, 1 मटेरियल, 2 मटेरियल, 3 मटेरियल, डिफरेंट मटेरियल लेके उन पे वो टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, वॉल्यूम्स ऑफ वोल्टेज करंट अप्लाई करते हैं
और उसके हिसाब से ग्राफ फॉलो करते हैं, ग्राफ डेवलप करते हैं। और जो ओरिजिनल मशीन्स की ग्राफ है अगर उस ग्राफ से मैच कर रही है तो कुछ फार्मूला वो डेवलप करते हैं, इंपेरिकल फार्मूला जिनका डेरिवेशन पॉसिबल नहीं है, कोई डिराइव फार्मूला नहीं है, किसी भी मैथमेटिकल डेरिवेशंस के थ्रू नहीं आए हुए हैं, ये इंपेरिकल फार्मूला है कि आप एनालिसिस बेसिस पे मैग्नेटिक मटेरियल चेंज करते जाइए, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल देते चले जाइए, उनमें एक्सपेरिमेंट करते चले जाइए, वोल्टेज करंट की इनपुट बढ़ाते चले जाइए, डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ आएंगे और जो ग्राफ ज्यादा मैच करेगा आपके ओरिजिनल मशीन के ग्राफ से, उसी मशीन के ग्राफ को उसी फॉर्मूला में वेरिएशन करके एक फॉर्मूला डेवलप कर लेंगे हम लोग, जिसको हम लोग एम्पेरिकल फॉर्मूला बोलेंगे। और एम्पेरिकल फॉर्मूला का डेरिवेशंस पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इनको एम्पेरिकल फॉर्मूला कहा जाता है। तो साइंटिस्ट ने हमारे पास एक फॉर्मूला दिया कि WH इज इक्वल टू हिस्टरेसिस लॉस is directly proportional is equals to bm to the power of x multiplied with frequency। जैसे कि एडी करंट लॉस में एडी करंट लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू bm स्क्वायर f स्क्वायर होता है, तो हिस्टरेसिस लॉस bm की पावर x मल्टीप्लाइड विद फ्रीक्वेंसी, ये एक एम्पिरिकल फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशंस नहीं है हमारे पास, डेरिवेशन इसका कोई डेरिवेशन नहीं है। उन्होंने थ्रू दी हेल्प ऑफ टेस्टिंग डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स में चेकअप किया, एक्सपेरिमेंट किया और एक फॉर्मूला डेवलप किया, bm टू द पावर ऑफ x मल्टीप्लाइड विद f। तो इस एम्पिरिकल फार्मूला को स्टैंडर्ड x की जो वैल्यू है वो स्टैंडर्ड कांस्टेंट कहलाती है, और फॉर द स्टैंडर्ड कांस्टेंट है CRGO मटेरियल में इसकी वैल्यू 1.6 प्रीफर की जाती है, 1.6 होती है अगर मटेरियल आपका CRGO है। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि CRGO मटेरियल है तो HRGO गिवन होगा, और HRGO मटेरियल का उस क्वेश्चन में x की वैल्यू भी गिवन होगी, आपको फाइंड आउट या फिर रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है। CRGO मटेरियल के लिए इस की वैल्यू जो होती है 1.6 होती है। तो ये यहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन आता है कि ये जो जियो वाला कॉन्सेप्ट है, ग्रेन ओरिएंटेशन, CRGO, ग्रेन ओरिएंटेशन आप लोगों ने केवल और केवल स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन जैसे कि ट्रांसफार्मर है उनमें एनालिसिस किया होगा, उनके उसमें पढ़ा होगा CRGO मटेरियल्स के बारे में, ग्रेन ओरिएंटेशन। हम लोगों ने कभी रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन में इस तरीके का मटेरियल हम लोग फॉलो नहीं करते हैं, CRGO मटेरियल। क्या रीजन है, डिस्कशन हम लोग करेंगे, अभी वेट करिए उस चीज का, isn't it? तो स्टैंडर्ड कांस्टेंट है x की वैल्यू, और ये CRGO मटेरियल्स के लिए 1.6 होती है। अगर गिवन नहीं है, ना CRGO गिवन ना HRGO गिवन है, तो आपको 1.6 बाय डिफॉल्ट लेके चलना है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इफ यू इंक्रीज द हिस्टरेसिस लॉस विथ इंक्रीमेंट इन फ्रीक्वेंसी इफ bm इज कांस्टेंट, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से हिस्टरेसिस लॉस में क्या होगा, फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज करने से हिस्टरेसिस लॉस में क्या होगा, ये सारा डिस्कशन हम लोग करेंगे, इसी सेशन में करेंगे, लेटर पॉइंट ऑफ टाइम में करेंगे। नाउ प्रीवियस स्लाइड में अब हम लोग चलें इस स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड में। सो हम लोगों ने एनालिसिस कर लिया, हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया हिस्टरेसिस लॉस का, bm to the power of x multiplied with frequency। Now the thing is how can we reduce hysteresis loss। अभी हम लोगों को रिडक्शन टेक्निक आप लोगों को पता होना चाहिए, एडी करंट लॉस को किस तरीके से रिड्यूस किया जा सकता है, बाई लैमिनेशन प्रोवाइड करें, इंसुलेशन प्रोवाइड कर दें लैमिनेशन के बीच में, तो एडी करंट्स को कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, मिनिमाइज किया जा सकता है। अब हिस्टेरेसिस लॉस को किस तरीके से मिनिमाइज किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है। एलिमिनेट तो नहीं कर सकते हम लोगों को, क्योंकि क्यों नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हम लोगों को बाय डिफॉल्ट मैग्नेटिक मटेरियल तो लेना ही पड़ेगा फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ कोर, क्योंकि अगर आप मैग्नेटिक मटेरियल नहीं लेते हैं तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में के साथ मशीन का कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फ्लक्स का डेवलपमेंट आप वहां पे कराने के लिए आपको बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इंजेक्ट करना पड़ेगा सोर्स साइड से, और उतना लार्ज अमाउंट ऑफ करंट आप अगर इंजेक्ट भी कर देते हैं तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर आपको बहुत हाई बनानी पड़ेगी, जो कि प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है उनकी डिजाइन, है ना, विथ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो बाय डिफॉल्ट हम लोगों को मैग्नेटिक मटेरियल्स के ही साथ जाना पड़ता है, जिसके कारण बाय डिफॉल्ट हिस्टेरेसिस प्रॉपर्टीज उन मटेरियल में आती है। तो हमारे पास कुछ सेट ऑफ इक्वेशंस है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू और H, ये हम लोगों ने ऑलरेडी एनालिसिस कर लिया, जहाँ पे H क्या है, H इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी जो कि B,
इन टेस्ला। तो म्यू नॉट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, म्यू आर की वैल्यू, म्यू आर मींस रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू नॉट होती है। म्यू आर क्या होता है? म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल। तो म्यू आर को अगर हम लोग इस इक्वेशन से एक्सटेंड करके लिखें, क्योंकि म्यू नॉट तो कांस्टेंट होता है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस तो कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, म्यू आर की वैल्यू मटेरियल टू मटेरियल वेरी करती है। तो म्यू आर की जो वैल्यू है वो b बाई एच, मतलब इसको फर्दर एक्सटेंड करें तो म्यू आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b बाई एच एक्सटेंड किया जा सकता है। अब इसको हम लोग फर्दर b को क्या लिख सकते हैं? फाई अपॉन ac लिखा जा सकता है, h को ni बाई एलसी लिखा जा सकता है। तो फॉर ऑपरेटिंग इंजीनियर तो अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर के साथ प्ले नहीं कर सकता है कि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ लेमिनेशन या फिर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ आयरन वो इंट्रोड्यूस कर दे अपने मशीन में और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाए या घटा दे। ऑपरेटिंग इंजीनियर के लिए ये पॉसिबल नहीं है। तो ऑपरेटिंग इंजीनियर के लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर कांस्टेंट रहेगा। लेंथ ऑफ द कोर वेरी नहीं कर सकता है कि लेंथ बढ़ा दे, या फिर नंबर ऑफ टन्स वेरी नहीं कर सकते कि मोर नंबर ऑफ टन या फिर लेस नंबर ऑफ टन प्रोवाइड कर दे ऑपरेटिंग इंजीनियर। ये सारी चीजें अगर नहीं कर सकता है ऑपरेटिंग इंजीनियर, तो b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई आ जाएगी और h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i आ जाएगा। ये इक्वेशंस केवल और केवल ऑपरेटिंग इंजीनियर के लिए वैलिड है। तो b को फाई से हम लोग और h को i से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिकॉज दीज टू आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो b और h कर्व हमारे पास आ जाता है। तो b को हम लोगों ने फाई से रिप्लेस किया, h को i से रिप्लेस किया। अब ये d फाई बाई डी आई या फिर ये db बाई डी एच है। Small increment in dB or small increment in dH will form small increment in dB, और small increment in current will form small increment in d phi। हम लोग कह सकते हैं तो d phi by di अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है? रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्लोप ऑफ BH को, स्लोप ऑफ BH कर्व के स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, isn't it? या फिर इंटरव्यू में इस तरीके का कैरेक्टरिस्टिक आपके सामने ड्रॉ किया जाए और आपसे पूछा जाए कि आप कौन से मटेरियल को चूज करेंगे, इसमें से रेड वाले को चूज करेंगे या फिर ब्लैक को या फिर रेड को या फिर ब्लैक को। तो इस कैरेक्टरिस्टिक में अगर हम लोग एनालिसिस करें तो हम लोगों को ये पता चलता है कि इस मटेरियल की जो स्लोप है, स्लोप ऑफ द BH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव परमेबिलिटी। तो स्लोप इसका कम है और इस रेड वाले का ज्यादा है। तो इस ब्लैक वाले का स्लोप कम है, इसका ज्यादा है, तो मतलब इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी ज्यादा है। और ये सपोज करिए स्टील है और आयरन है, स्टील और आयरन में से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक आप चूज करेंगे? अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है तो आपको आंसर देना पड़ेगा वहां पे। तो इस ग्राफ को देखने पे ये पता चलता है कि इनिशियली मैंने ब्लैक वाला ड्रॉ किया, फिर फर्दर हम लोगों ने रेड वाला ड्रॉ किया, और स्टील को हम लोग कंप्लीटली आयरन से या फिर आयरन को स्टील से रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये अगर स्टील है सपोज करिए तो ये आयरन है सपोज करिए। तो स्लोप ऑफ BH की अगर बात करें तो आयरन में स्लोप ज्यादा है, ये ग्राफ देखने से पता चल रहा है कि स्लोप ज्यादा है, और स्टील में स्लोप कम है। तो स्टील में स्लोप कर रहा है कम है, मतलब जो म्यू आर की वैल्यू है, रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू है, वो कम है, और जो आयरन है उसमें ज्यादा है रिलेटिव परमेबिलिटी, क्योंकि इसका BH स्लोप जो है वो ज्यादा है। नाउ द थिंग इज कौन सा मटेरियल आप चूज करेंगे? अब इन दोनों मटेरियल को ये चूज करने देखने पे ये पता चला, हमारे पास ये फॉर्मूला है कि WH इज इक्वल टू एरिया ऑफ BH मल्टीप्लाइड विथ वॉल्यूम ऑफ आयरन मल्टीप्लाइड विथ फ्रीक्वेंसी। तो ये ग्राफ देखने पे ये पता चल रहा है कि ब्लैक से अगर रेड में जाते हैं तो एरिया ऑफ BH रेड्यूस हो जाता है। अब अगर एरिया ऑफ BH रेड्यूस हो जा रहा है, एरिया ऑफ BH अगर रेड्यूस हो जा रहा है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हिस्टेरेसिस लॉस, तो हिस्टेरेसिस लॉस भी रेड्यूस हो जाएंगे। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं। क्यों गलत हैं? क्योंकि एज अ ऑपरेटिंग इंजीनियर आपको केवल और केवल BH कर्व और व्हाट डू वी से हिस्टेरेसिस लॉस के बारे में नहीं सोचना है, और एज अ डिजाइन इंजीनियर भी केवल हिस्टेरेसिस लॉस रिड्यूस करने के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि BH कर्व जो हिस्टेरेसिस लॉस है इज नॉट इस लॉस को हम लोग अगर डिजाइन इंजीनियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करते हैं इसकी, तो एज अ डिजाइन इंजीनियर केवल नॉनसेंस हिस्टेरेसिस लॉस के रिड्यूस करने के लिए हम लोग अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द मशीन इंक्रीज कर दें, कॉस्ट ऑफ द मशीन इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये ह्यूज पावर हैंडलिंग कैपेसिटी की मशीन्स हैं, करोड़ ऑफ रुपीस के कॉस्ट है इनके। तो इकोनॉमी मैटर करती है, कॉस्ट मैटर करता है मशीन का। तो हम लोग हिस्टेरेसिस लॉस रिड्यूस करने के लिए कॉस्ट ऑफ द मशीन
बढ़ा नहीं सकते हैं कि भले कॉस्ट ऑफ द मशीन बढ़ जाए, करोड़ ऑफ रुपीज और लग जाए मशीन्स में, लेकिन हम लोगों को ऐसी मशीन चाहिए जिसमें हिस्टैरिसीस लॉस ना हो। तो अगर आप ऐसे डिजाइन इंजीनियर तो आप गलत हैं, आपको ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। आपको किस तरीके से अपनी मशीन डिजाइन करनी चाहिए, इज आइडिया इज कि आपके मशीन में हिस्टैरिसीस लॉस जितना आप कंट्रोल कर सकते हैं उतना कंट्रोल करिए, ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए। अगर ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और कॉस्ट ऑफ द मशीन के साथ वेरी करने लगता है कॉस्ट ऑफ द मशीन अगर, तो वहां पे आप गलत हो सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ द मशीन हम लोगों को मिनिमम चाहिए कि मिनिमम कॉस्ट में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी अपने कंज्यूमर तक सप्लाई कर सकें, भले उसमें हिस्टैरिसीस लॉस हो, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हिस्टैरिसीस लॉस से, इजंट इट। तो कॉस्ट ऑफ द मशीन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट ऑफ द मशीन हमारे लिए मिनिमम होना चाहिए, तभी हम लोग इजीली अपने कंज्यूमर्स तक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकेंगे। नॉनसेंस है, हिस्टैरिसीस लॉस से रिड्यूस करने के लिए हमारा फोकस एक लिमिटेड एरिया तक रहेगा, उसके रेप्लिकेशंस जो होंगे वो कॉस्ट पे मशीन्स के साथ वेरी कर जाएंगे। कैसे वेरी कर जाएंगे देखते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ आयरन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम ऑफ आयरन अगर बढ़ाते चले जाइए तो हिस्टैरिसीस लॉस भी बढ़ते चले जाएंगे। तो इन दोनों मटेरियल में देखने में, एनालाइज करने में ये पता चलता है कि इसका बीएच कर्व का जो एरिया है वो लेस है, बीएच कर्व का एरिया लेस है, मतलब इसके जो हिस्टैरिसीस लॉस हो रहे हैं वो लेस है। नाउ इस ग्राफ को ये एनालाइज करने पे पता चलता है कि अगर इसको फर्दर आप एक्सटेंड करते हैं तो ये लीनियर रीजन में ही अभी डिजाइन है, आपकी मशीन जो है वो लीनियर रीजन में ही डिजाइन है। इस सिलिकॉन मटेरियल को कंप्लीटली रिप्लेस करके हम लोगों ने आयरन चूज किया एज अ मैग्नेटिक मटेरियल, सिलिकॉन मटेरियल नहीं, स्टील मटेरियल। स्टील को छोड़ के हम लोगों ने स्टील यूज किया था, फिर हम लोग उस मटेरियल को रिप्लेस करके, स्टील को रिप्लेस करके आयरन प्लेस कर रहे हैं। तो आयरन जो कि रेड वाला मटेरियल है, इसका फर्दर हम लोग ग्राफ एक्सटेंड करें तो इसकी कुछ नॉन लीनियरिटी इस तरीके से हम लोगों को देखने में मिलेगी। तो ये ग्राफ जो है अभी तक लीनियर रीजन में डिजाइन है। तो इस मशीन जो कि आयरन से हम लोग बनाए हुए हैं, इसमें ये ग्राफ देखने पे एनालाइज हो रहा है कि ये मशीन लीनियर रीजन में डिजाइन है। तो हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में बीएच कर्व में एनालाइज किया था कि अगर मशीन आपकी बीएम की वैल्यू कम होती है इन द सेंस कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको बढ़ाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू maintain constant flux in the machine, constant in the sense not DC constant, it is RMS constant, because flux का जो वेबर जो फ्लक्स से रिप्रेजेंट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, इज इक्वल टू फ्लक्स डेंसिटी बीएम पे डिपेंड करेगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर पे डिपेंड करेगा, दोनों चीजों पे डिपेंड करेगा। तो अगर आप फ्लक्स को कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए बीएम को रिड्यूस कर देते हैं, लीनियर रीजन में बीएम को ले आते हैं, तो लीनियर रीजन में ले आने की वजह से आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज हो जाएगा, विच विल डायरेक्टली अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ द मशीन। कॉस्ट ऑफ द मशीन, आपको करोड़ ऑफ रुपीज का इन्वेस्टमेंट मैटर करता है, तो कॉस्ट आपकी मशीन का बढ़ जाएगा, जिसके कारण आपका जो एज अ गुड डिजाइन इंजीनियर आप नहीं कहलाएंगे। नाउ द थिंग इज कि हम लोग इंटेंशनली इसी रीजन की वजह से बीएमएक्स को लीनियर रीजन में डिजाइन नहीं करते, अपनी मशीन्स को लीनियर रीजन में डिजाइन नहीं करते हैं, नॉन लीनियर रीजन में डिजाइन करते हैं कि थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाए हम लोगों को पेपर में एनालाइज करने में, मशीन में डजंट मैटर, लेकिन करोड़ ऑफ रुपीज का इन्वेस्टमेंट हमारे लिए मैटर करता है कि करोड़ ऑफ रुपीज कैसे मिनिमाइज किए जा सकते हैं, कितना कॉस्ट कम से कम हो सकता है हमारी मशीन का, जिससे हमारे कंज्यूमर तक इलेक्ट्रिसिटी इजीली अवेलेबल हो पाए। तो द थिंग इज कि हम लोग कॉस्ट ऑफ द मशीन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, क्योंकि अगर ये ग्राफ में ये देखने के लिए मिल रहा है कि आप ये कह रहे हैं कि हिस्टैरिसीस लॉस रिड्यूस हो जा रहा है, लेकिन ये मशीन जो है वो लीनियर रीजन में डिजाइन है। लीनियर रीजन में डिजाइन होने की वजह से बीमैक्स का जो पॉइंट है वो लीनियर रीजन में अगर डिजाइंड है, आपकी मशीन लीनियर है, पेपर में एनालिसिस फाई इज इक्वल टू आई हो जाएगा, और जितना भी मैग्नेटिक सर्क्यूट आप एनालिसिस किए कोई जरूरत नहीं रहता आपको एनालिसिस करने का, आप डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल करंट के हेल्प से, इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट्स के हेल्प से अपनी मशीन्स के एनालिसिस कर सकते थे अगर लीनियर रीजन में हम लोग मशीन्स अपनी डिजाइन करें तो। बट इसका जो इफेक्ट होगा वो कॉस्ट पे हो जाएगा, क्योंकि अगर बीएम की वैल्यू हम लोग रिड्यूस करते चले जाते हैं और लीनियर रीजन में डिजाइन कर देते हैं, तो क्रॉस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द एरिया कोर बढ़ जाएगा, जिसके कारण कॉस्ट ऑफ द मशीन बढ़ जाएगी।
तो हम लोग इसीलिए इंटेंशनली अपने मशीन्स को नॉन लीनियर रीजन में डिजाइन करते हैं, जिससे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर कम लगे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम लगेगा मतलब कॉस्ट ऑफ द मशीन रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन हम लोग फर्दर नॉन लीनियर रीजन में एक्सटेंड नहीं कर सकते अपने बीमैक्स पॉइंट को। क्यों हम लोग और सैचुरेशन रीजन में क्यों नहीं बीमैक्स डिजाइन करते हैं? द रीजन इज कि अगर हम लोग नॉन लीनियर रीजन में फर्दर सैचुरेशन की तरफ जाते जाएंगे, नी पॉइंट से और आगे बढ़ते जाएंगे सैचुरेशन रीजन में, टुवर्ड सैचुरेशन रीजन में जाते जाएंगे, तो नॉन लीनियरिटी अपने मशीन्स में बढ़ जाएंगी, हार्मोनिक्स बढ़ने लगेगा और वो हार्मोनिक्स अनकंट्रोलेबल हो जाएंगे, जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अनकंट्रोलेबल हार्मोनिक्स हो जाएंगे, इनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि हम लोग बीएमएक्स की वैल्यू इंक्रीज करें, स्लाइटली रेड्यूस कर दें, इट्स ओके। ये एनालिसिस मैटर करता है कि इस मशीन में देखने पे ये पता चल रहा है कि ये भले इसका एरिया ऑफ बीएच रिड्यूस हो गया है, लेकिन ये मशीन लीनियर रीजन में डिजाइन है। अगर इसके ग्राफ को एक्सटेंड करें हम लोग, तो ये पता चलेगा कि नॉन लीनियर रीजन इसका यहाँ से स्टार्ट होगा। इस तरीके से ग्राफ रहेगा जो कि लीनियर को कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है। फर्दर एक्सटेंड करिए तब नॉन लीनियरिटी आएगी और हमारी मशीन का बीमैक्स पॉइंट हमेशा नॉन लीनियर रीजन में होना चाहिए। अगर लीनियर रीजन में हम लोग डिजाइन कर देते हैं, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज करना पड़ जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर इंक्रीज कर देते हैं तो कॉस्ट ऑफ द मशीन बढ़ जाएगी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज करेंगे तो फिर से हिस्टैरिसीस लॉस भी इंक्रीज होता चला जाएगा। आप ये मत सोचिए केवल एरिया ऑफ बीएच पे डिपेंड करेगा आपका जो हिस्टैरिसीस कैरेक्टरिस्टिक है। एरिया ऑफ बीएच पे भी डिपेंड करेगा और वॉल्यूम ऑफ आयरन पे भी डिपेंड करेगा, isn't it? तो इन दोनों रीजंस को सोच के आपको चलना है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक हम लोग इन दोनों मटेरियल्स में अगर हम लोगों को चूज करना रहे तो हम लोग ये वाला मटेरियल चूज नहीं करेंगे, क्योंकि इस मटेरियल में ये मशीन लीनियर रीजन में डिजाइन है। हम लोगों को ऐसी मशीन चाहिए जिसका बीमैक्स पॉइंट नॉन लीनियर रीजन के लिए डिफाइंड हो। क्यों नॉन लीनियर रीजन में डिफाइंड हो? क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मिनिमम से मिनिमम हो, जिससे कॉस्ट ऑफ द मशीन भी मिनिमम से मिनिमम हो एज अ डिजाइन इंजीनियर, isn't it? तो ये एनालिसिस आपको मालूम होना चाहिए। इस ग्राफ को अगर हम लोग एनालिसिस करते हैं तो इन दोनों पॉइंट्स को देखने पे ये पता चलता है। सपोज करिए ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन नहीं बोल रहा हूँ मैं, सिलिकॉन नहीं स्टील है। सपोज करिए ये स्टील है, ये आयरन है। स्टील और आयरन का अगर कंपैरिजन करें कि ये मटेरियल हम लोग चूज करें या फिर ये मटेरियल आप चूज करेंगे, अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि दोनों मटेरियल्स में से कौन सा मटेरियल चूज करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करके दे देता है तो आपको कौन सा मटेरियल चूज करना है कि तो इसमें जो स्लोप ऑफ दी ब्लैक वाला जो बीएच का स्लोप है वो कम है कंपेयर टू रेड। इसका स्लोप ज्यादा है। स्लोप ज्यादा है मतलब रिलेटिव परमेबिलिटी ज्यादा है। रिलेटिव परमेबिलिटी की बात को, रिलेटिव परमेबिलिटी हम लोगों को मटेरियल का जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है वही प्रेफरेबल है। जितना ज्यादा से ज्यादा रिलेटिव परमेबिलिटी पॉसिबल होता है उतना हम लोग रखने की कोशिश करते हैं अपने मशीन में। तो रिलेटिव परमेबिलिटी रेड वाले का हाई है, जिसके कारण रिलेटिव परमेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप रेड वाला चूज करेंगे, इट्स ओके। लेकिन अगर आप एरिया ऑफ बीएच की बात करते हैं तो एरिया ऑफ बीएच ब्लैक वाले का कंपेयर करें रेड वाले से तो ब्लैक वाले का कम है। एरिया ऑफ बीएच कम होगा तो हिस्टैरिसीस लॉसेस कम होंगी। सपोज तो एरिया ऑफ बीएच के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ब्लैक वाला मटेरियल चूज करेंगे, राइट। अब इन दोनों मटेरियल्स को देखने से ये पता चलता है कि ये भी मशीन नॉन लीनियर रीजन में डिजाइन है और ये भी एक्सटेंड करके हम लोग नॉन लीनियर रीजन में ही डिजाइन किए हैं। अब ये मशीन जो कि रेड वाली है, रेड पोर्शन जो कि आयरन से मैंने रिप्रेजेंट किया, अगर आयरन से डिजाइन करते हैं तो ये वाला कैरेक्टरिस्टिक देखने के लिए मिलता है। और अगर मशीन हमारी नॉन लीनियर रीजन में डिजाइन है, बीमैक्स की वैल्यू जो एग्जिस्ट कर रही है वो नॉन लीनियर रीजन में है, तो नॉन लीनियर रीजन में होने का ये मतलब है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो आप अपने मटेरियल का यूज कर रहे हैं, कोर ऑफ दी आयरन यूज कर रहे हैं, आयरन कोर यूज कर रहे हैं, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर बीमैक्स की वैल्यू हाई है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा। तो कॉस्ट ऑफ द मशीन पॉइंट ऑफ व्यू से भी रेड वाला प्रेफरेबल है। आप रेड वाला मटेरियल चूज करेंगे जिससे मिनिमम से मिनिमम आपका कॉस्ट हो मशीन का। फर्दर आप बीएम एक्सीड नहीं कर सकते हैं और सैचुरेशन पॉइंट की तरफ शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि नॉन लीनियरिटी बढ़ जाएगी, हार्मोनिक्स बढ़ जाएगा। हार्मोनिक्स बढ़ जाएगा इन द सेंस अनकंट्रोलेबल हो जाएगा हार्मोनिक्स। हार्मोनिक्स अगर अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं तो आपके मशीन्स में जो कि जर्क प्रोड्यूस हो जाएगा, स्मूथली आपका इंडक्शन मोटर रोटेटर नहीं करेगा। अपने 90% ऑफ द लोड्स इंडक्शन मोटर, 90% ऑफ द कंज्यूमर्स आर इंडक्शन मोटर लोड्स ओनली। हमारे जितने 90% कंज्यूमर्स हैं वो इंडक्शन मोटर लोड्स ही हमारे इलेक्ट्रिकल 90% इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर्स हैं, isn't it?
तो दिस इज द एनालिसिस। आपको मटेरियल चूज करने आना चाहिए। तो इसमें भले एरिया ऑफ बीएच इंक्रीज हो जा रहा है, एरिया ऑफ बीएच इंक्रीज हो जा रहा है, लेकिन रिलेटिव परमेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये मटेरियल अच्छा है। हम लोगों को हाई रिलेटिव परमेबिलिटी चाहिए। एट द सेम टाइम एरिया कॉस्ट ऑफ द मशीन लेस होने चाहिए, तो रेड वाले की कॉस्ट ऑफ द मशीन लेस होगी और ब्लैक वाले की ज्यादा होगी। कॉस्ट इसकी भी सेम होगी क्योंकि ये भी नॉन लीनियर रीजन में ही डिजाइन है। लेकिन एरिया ऑफ बीएच पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों मशीन की कंपैरिजन करें तो एरिया ऑफ बीएच हिस्टेरेसिस लॉस भले इसमें इंक्रीज हो जा रहा है, एक्सेप्टेबल है, लेकिन कॉस्ट मशीन की मिनिमम होनी चाहिए। इसीलिए हम लोग रेड वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो चूज करेंगे। तो प्रैक्टिकली एज अ प्रैक्टिकल इंजीनियर अगर आप सोचते हैं तो डिजाइन इंजीनियर पॉइंट ऑफ व्यू से रेड वाला मटेरियल मैं इस ग्राफ में चूज करूंगा। लेकिन इस ग्राफ में मैं रेड वाला चूज नहीं करूंगा क्योंकि ये मशीन जो है लीनियर रीजन में डिजाइन है। लीनियर रीजन में डिजाइन है इन द सेंस बीमैक्स पॉइंट जो है लीनियर रीजन में डिजाइन है। लीनियर रीजन में डिजाइन है अगर बीमैक्स पॉइंट, तो मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर ज्यादा लगेगा, जिससे कॉस्ट ऑफ द मशीन डायरेक्टली अफेक्ट करेगी। करोड्स ऑफ रुपीस का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मैटर करता है। तो सिंपली हम लोगों को एज अ डिजाइन इंजीनियर ये नहीं सोचना है कि अगर हम लोग मशीन डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें हिस्टेरेसिस लॉस को एकदम रिड्यूस करके जीरो पे ले आए, नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। जीरो पे ले आ सकते हैं हम लोग, लेकिन लाएंगे नहीं लाएंगे। द रीजन इज अगर जीरो पे ले आते हैं तो कॉस्ट ऑफ द मशीन को भी हम लोगों को देख के चलना है, और ऐसे मटेरियल्स पे अवेलेबिलिटी नहीं है। हम लोगों को रिलेटिव परमेबिलिटी इन्फिनाइट चाहिए, 1 लाख 10 लाख में अवेलेबिलिटी चाहिए हमारे पास। अगर आप डिजाइन इंजीनियर एक आइडियल मशीन अपनी डिजाइन करना चाहते हैं जिसमें लॉसेस कम से कम हो और स्मॉल करंट के इंजेक्शन के साथ आप सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फ्लक्स डेवलप कर सकते हैं, तो रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू हाई चाहिए। और आपको एक ऐसा मटेरियल चूज करना पड़ेगा जिसमें रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू 10 लाख के आसपास है, 20 लाख के आसपास है, 50 लाख के आसपास है, तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा और आप उतनी अच्छी मशीन डिजाइन कर पाएंगे। लेकिन ये मार्केट सिचुएशंस पे भी मैटर करता है कि आप अपने मशीन्स की डिजाइन कर रहे हैं और मार्केट में मटेरियल देने पहुंचे, तो मार्केट में ऐसी अवेलेबिलिटी नहीं है, ऐसे डीलर्स अवेलेबल नहीं है जो कि रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू 10 लाख या फिर 50 लाख में आपको दे। तो 10 लाख और 50 लाख में रिलेटिव परमेबिलिटी की मटेरियल्स की एनालिसिस रिसर्च चल रहा है कि हम लोग जितना ज्यादा से ज्यादा रिलेटिव परमेबिलिटी या जो मटेरियल है वो डिजाइन कर सके, जिससे अपनी मशीन की डिजाइनिंग इजी हो सके, इफेक्टिव हो सके। लेकिन आप उतने समय तक वेट नहीं कर सकते, आपको मशीन अपनी मार्केट सिचुएशंस के हिसाब से ही डिजाइन करनी पड़ेगी, और जो मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको उसी मटेरियल के साथ जाना पड़ेगा। तो अभी जो है मार्केट में आप जाइए तो 20,000 to 25,000 तक आपको रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू मिलेगी, नॉट मोर देन दैट। इसी के साथ हम लोग मशीन अपनी डिजाइन करेंगे। तो रिलेटिव परमेब मार्केट सिचुएशंस पे मैटर करेगा। तो अगर एडी करंट और हिस्टेरेसिस लॉस कि अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो एडी करंट लॉसेस बेटर कंट्रोलेबल लॉसेस हैं, इनको बेटर कंट्रोल किया जा सकता है, जबकि हिस्टेरेसिस लॉसेस आर नॉट बेटर कंट्रोलेबल लॉसेस बिकॉज रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू हाई चाहिए, रिलेटिव परमेबिलिटी की हाई वैल्यू चाहिए, लेकिन मार्केट सिचुएशंस नहीं है, मार्केट में अवेलेबिलिटी नहीं है मटेरियल की कि आपको 10 लाख या फिर 50 लाख की मटेरियल्स जिसकी रिलेटिव परमेबिलिटी है वो अवेल कर सकते। तो अवेलेबिलिटी नहीं है मार्केट में। और एरिया ऑफ बीएच और कॉस्ट ऑफ द मशीन को पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डिस्कशन करें तो हमारे पास एक ऐसा मटेरियल अवेलेबल नहीं है जिसमें बीएच कर्व को हम लोग कंट्रोल कर सकें, और व्हाट डू वी से एक लिमिट तक ही कंट्रोल किया जा सकता है। हिस्टेरेसिस लॉस हम लोग फर्दर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन एडी करंट लॉसेस रिड्यूस करने के लिए आप जितना थिन से थिन लैमिनेशन से उतना प्रोवाइड करते जाइए। तो एक ओवरव्यू की बात करें हम लोग तो आयरन लॉस जो होता है मशीन में उसमें 65 to 75% लॉसेस जो होते हैं। आयरन लॉस की अगर बात करें, आयरन लॉस इज द समेशन ऑफ हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉस, दोनों के सबमिशन एडिशन से ही आयरन लॉस जो कंप्लीट आयरन लॉस होता है वो होता है। तो अगर किसी मशीन की आयरन लॉस की हम लोग बात करते हैं तो 65 to 75% लॉसेस हिस्टेरेसिस लॉसेस होते हैं, क्योंकि इनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, लिमिटेशंस है हमारे पास। सिमिलरली अगर एडी करंट्स की बात करें तो एडी करंट लॉसेस आर बेटर कंट्रोलेबल लॉसेस। तो सिग्निफिकेंट डोमिनेंट रोल जो प्ले करता है दोनों लॉसेस का कंपैरिजन में
अगर करें तो हिस्टेरेसिस लॉस बेटर कंट्रोलेबल लॉसेस नहीं है, तो इसीलिए ये मशीन्स में 65 to 75% हिस्टेरेसिस लॉस होते हैं। ऑन ऑडिशन ऑफ हिस्टेरेसिस एडी करंट लॉसेस होते हैं रिमेनिंग। तो एडी करंट लॉसेस की मैग्नीट्यूड कम होती है प्रैक्टिकल मशीन्स में, हिस्टेरेसिस लॉस की मैग्नीट्यूड ज़्यादा होती है। तो ये रहा कंप्लीट एनालिसिस। आपको हमेशा हिस्टेरेसिस लॉसेस रिड्यूस करने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है, आपको मशीन के कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि कितना हम लोगों का कॉस्ट मिनिमम से मिनिमम हो कि हम लोग कंज्यूमर तक इजीली अवेल कर पाए इलेक्ट्रिसिटी, इजंट इट, और मिनिमम कॉस्ट में अपने कंज्यूमर्स को डिलीवर कर पाए इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज ऑल अबाउट द टुडे सेशन। नेक्स्ट सेशंस में हम लोग देखेंगे ये हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉसेस का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जो कि गेट के प्रॉब्लम्स है प्रीवियस ईयर्स के, एएससी के प्रॉब्लम्स है, इंजीनियरिंग सर्विसेज के, आईएएस के। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे, और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में भी जो मशीन्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक, एंड दिस इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट मेजर टॉपिक, मतलब इससे क्वेश्चन हर ईयर में पूछे जाते हैं मोस्टली। अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए इस टॉपिक से। तो हम लोगों ने कंप्लीट एनालिसिस कर लिया आयरन लॉसेस का, हिस्टेरेसिस लॉस भी समझ लिए, एडी करंट लॉसेस भी समझ लिए। अब न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कैसे करना है वो सारे चीजें हम लोग नेक्स्ट सेशन में डील करेंगे कि क्या फॉर्मुलेशन होगा, क्या बेनिफिट होगा, किस तरीके से हम लोग मॉड्यूलेट करें फॉर्मूलेज को, जिसके कारण हमारा रिमेम्बरिंग टेक्निक बढ़ जाए, रिमेम्बरेंस बढ़ जाए टॉपिक का, और इजीली हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। तो नेक्स्ट सेशंस में ये सारी चीजें देखेंगे। फिर नेक्स्ट सेशंस में हम लोग नो लोड करंट ऑफ द ट्रांसफार्मर भी मॉडल करेंगे, किस तरीके से मॉडल किया जा सकता है नो लोड करंट ऑफ द ट्रांसफार्मर। एंड द वन मोर थिंग इज लीकेज हम लोग डिजाइन करेंगे कि किसी भी मशीन में लीकेज का क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से मॉडल किया जा सकता है। और थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।